चलिए, पूर्वी कोसल के सोमवंश लिखा है, देखो सोमवंश लिखा है, तो देखो अभी हमने कहाँ देखा, एक सोमवंश हम देख रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जिसको हम पांडुवंश भी कह रहे हैं। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पांडुवंश कह रहे हैं, ये आपने सिरपुर वाले क्षेत्र में देखा, मतलब कोसल क्षेत्र, दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र के लिए देखा, मतलब मुख्य राजवंश उस समय के ये थे छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कोसल, शरपुरियों के बाद। ठीक है, शरपुरियों के बाद एक सोमवंश जिसके बारे में आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकल में, अभी मध्यकालीन में पढ़ेंगे मैकल के सोमवंश। ठीक है, ये सिरपुर के हो गए। एक पढ़ेंगे मैकल में, मैकल क्षेत्र में। ठीक, एक आप पढ़ेंगे कांकेर में, एक आप पढ़ेंगे कहाँ, कांकेर में। सोमवंश की ही बात कर रहे हैं, सोमवंश की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे यहां पर पांडुवंश जो है ना सिर्फ सिरपुर के सोमवंशों को कहते हैं, सिरपुर के ही सोमवंशियों को पांडुवंश कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक स्थान के सोमवंशियों को पांडुवंश नहीं कहा जाएगा, पांडुवंश केवल सिरपुर के सोमवंशियों को कहा जा रहा है। सारे सोमवंशी है, ये जितने ब्रांचेस देख रहे हैं सारे सोमवंशी है, बट पांडुवंश प्रॉपर सिरपुर के, बाकी सब केवल सोमवंशी कहलाएंगे, जैसे मैकल के, कांकेर के। इसके अलावा जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, ये आपका पूर्वी कोसल। अब पूर्वी कोसल मतलब अलग अलग क्षेत्र का नाम आप ध्यान में रख लीजिए, जैसे पूर्वी कोसल बोलने का तात्पर्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा या कलिंग बोलना चाहिए। चलो उड़ीसा के अलग अलग नाम ही बता देते हैं आपको, एक काम करते हैं, तो उड़ीसा का अलग अलग नाम, उड़ीसा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कलिंग, तो कलिंग के सोमवंश भी करके हम पढ़ लेते हैं। उसके अलावा उड्र या ओड्र, ठीक है, उड्र या फिर ओड्र क्षेत्र, ध्यान रखें उड़ीसा का प्राचीन नाम ही है कलिंग। मतलब देखिए एक पूरा उड़ीसा भी आप देख रहे हैं राज्य के रूप में, उसके कुछ अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम बोला गया, तो एक क्षेत्र कलिंग है। ठीक है, लेकिन बेसिकली कलिंग मतलब बोल दिया तो उस समय पूरा उड़ीसा। ठीक, तो कलिंग क्षेत्र, तो कलिंग के सोमवंश। उड्र मतलब उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उत्कल, उत्कल क्षेत्र, उत्कल बोलने से भी आपको उड़ीसा ध्यान में आना चाहिए, लेकिन ये उड़ीसा का उत्तरी पूर्वी भाग है। उत्कल क्षेत्र मतलब उड़ीसा का उत्तरी पूर्वी भाग है। तो भैया कलिंग, उड्र, उत्कल ये सब उड़ीसा है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये सारे स्थानों पर इनका शासन। इसके अलावा इनके अंतर्गत आने वाले देखेंगे संबलपुर, एक पर्टिकुलर आप एक मतलब वहां पर बोल सकते हैं जिला के तौर पे। ठीक है, संबलपुर देखेंगे, एक विनीतपुर देखेंगे जो इनकी राजधानी होने वाली है। ठीक है ना, तो ययातिपुर देखेंगे, तो ये सब इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होंगे अलग अलग। तो ये बोल सकते हैं उड़ीसा का अन्य नाम कलिंग, उड्र, उत्कल। क्लियर, मतलब अलग अलग हिस्सों को पूरा मिला देना तो यह आज का उड़ीसा बनता है, बस इतना समझ लेना। लेकिन ये जितने क्षेत्रों की अभी वर्णन मिलेगा भी इस वीडियो में वो सारे उड़ीसा है, बस खत्म। तो उड़ीसा के पूर्वी कौशल, अभी पूर्वी कौशल क्यों बोला, कौशल मतलब ये पूरा उत्तर भारत से लेकर मतलब वो पूरा यूपी, बिहार, नीचे आपका मध्य प्रदेश का थोड़ा सा आपका पूर्वी हिस्सा और छत्तीसगढ़, ये पूरा कौशल। लेकिन दक्षिणी कौशल किसको बोल रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को बोल रहे हैं। लेकिन साथ में केवल छत्तीसगढ़ जैसा यहाँ पर बाउंड्री फिक्स नहीं होगा, वहां पर अगर दक्षिण कौशल इसको बोल रहे हैं तो यहाँ पर उड़ीसा का भी हिस्सा शामिल होगा, उड़ीसा का हिस्सा भी शामिल होगा। और देखो पूर्वी बोलने का मतलब क्या है, इधर तरफ जाएंगे तो पूर्व आएगा ना, इधर तरफ जाएंगे तो पूर्व आएगा। पूर्व मतलब आपका क्या है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या है, दक्षिण कौशल के पूर्व में क्या है, उड़ीसा। बात समझ नहीं, तो इसी कारण पूर्वी कौशल के या फिर कलिंग के आपके सोमवंश। ठीक है, इनका शासन समय रहने वाला है 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी। बोलते हैं ऐसा, ऐसा बोलते हैं, सुन लो ध्यान से, ये ना सिरपुर के पांडव वंशियों की ही ब्रांच है। तो सर ये बाकी क्या है, ये मैकल और कांकेर का संबंध सिरपुर के पांडु वंशियों से कितना था ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो आप पूर्वी कौशल या कलिंग के सोमवंश जो देख रहे हैं इनका संबंध पांडुवंशी शासकों से ही था। मतलब जो पांडुवंश या सोमवंशी है सिरपुर के, उनका ही ब्रांच है जो उड़ीसा में जाकर शासन करने लगा। इनके बाद इनका अंत कब हुआ, सिरपुर के पांडुवंशियों का अंत कब हुआ, 8वीं शताब्दी ईस्वी, 8वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी, 700 कुछ ईस्वी में, करेक्ट। तो इनका जब एंड होगा ये उड़ीसा क्षेत्र में चलेंगे, मतलब इस क्षेत्र से उड़ीसा में जाके शासन करने लगेंगे, इन्हीं की ब्रांच, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, वो कहलाएगा उड़ीसा का या कलिंग का सोमवंश। बात समझ में आ रही है। और क्या क्या बातें प्रूफ की गई है कि ये पांडुवंशियों की ही ब्रांच है, आगे हम देखेंगे इतिहासकारों ने। इतनी बात समझ में। जैसे देखो एक सबसे बड़ा प्रूफ क्या है पता है, मतलब एक तरीके से
एक तो नाम तो सोमवंशी है, ये भी सोमवंश वो भी सोमवंश। ये जब खत्म हुआ तो इसकी शुरुआत हो रही, देखो 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये खत्म हुआ और ये 9वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हो रहा है। मतलब इस क्षेत्र से पूरा क्या हो गए, सिमट गए, समेट लिया अपना पूरा कामकाज, अपना शासन साम्राज्य, और समेट के फिर चले गए दूसरे क्षेत्र, कब, 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसकी समाप्ति के बाद ही इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो ये एक और प्रमाण है, ये ब्रांच इधर चला गया। क्लियर हो रहा है जो बोल रहा हूं कि नहीं? लाइट क्यों कम लग रही है आज? ठीक है, चलो अब सारी जानकारी, इतनी चीजें क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है क्या? फंडामेंटल क्लियर, यस और नो जल्दी जवाब देते जाएं। चलिए अब जानकारी ना, बहुत ज्यादा शासक आने वाले इसमें, लेकिन शासकों के नाम याद करना इजी होने वाला है। कैसे, देखो, या तो शासकों के नाम शिवगुप्त होंगे, ज्यादातर शासकों के नाम देखेंगे या तो शिवगुप्त होंगे। हाँ, एक और प्रमाण कि भैया कैसे ये पांडुवंशी शासक जो सिरपुर में शासन करते थे उनसे संबंध है इनका, कैसे? इस वंश के जितने भी शासक हुए उन्होंने या तो अपना नाम शिवगुप्त रखा या तो अपना नाम भवगुप्त रखा। अब शिवगुप्त से शुरुआत हुई, ठीक है, शिवगुप्त से शुरुआत, ठीक। संस्थापक अगर आप देखें तो संस्थापक देखिए शिवगुप्त ही लिखा, शिवगुप्त से शुरुआत। मतलब इस वंश में एक रूल था, इस वंश के शासक जब भी गद्दी पर बैठेंगे ना, वो अपना नाम या तो शिवगुप्त रखेंगे या तो भवगुप्त, ऑल्टरनेट में। देखो जैसे मान लेते एक शासक ने शिवगुप्त नाम रख लिया, जैसे संस्थापक ने, शुरू के शासक ने शिवगुप्त अपना नाम रख लिया। अब भले ही इनके आने वाले वंशज, इनके पुत्र वगैरह नाम कुछ भी रखा हो इन्होंने, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठेंगे तो शिवगुप्त के नाम के बाद इनका नाम होगा भवगुप्त। भवगुप्त जब अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाएंगे तो फिर उनका नाम होगा शिवगुप्त, फिर शिवगुप्त अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाएंगे तो उनका नाम होगा भवगुप्त। तो ऐसे ऑल्टरनेट चल रहा है, शिवगुप्त भवगुप्त, शिवगुप्त भवगुप्त, बस। तो शिवगुप्त नाम रखने के पीछे इनके पूर्वज का नाम सम्मिलित है, और पूर्वज कौन? सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त पालार्जुन, वो इस वंश के पूर्वज है, और अपने पूर्वज के नाम पे ही अब इस वंश की शुरुआत, मतलब नाम की शुरुआत गद्दी पर बैठने से पहले इन्होंने कर दी। अब एकदम शिवगुप्त शिवगुप्त थोड़ी रखेंगे ना, तो शिवगुप्त के ऑल्टरनेट एक, मतलब एक नाम और सोचा, भवगुप्त। तो यहां से भी प्रूव हो रहा है कि ये जो है पांडु वंश के ही एक, जो बोल सकते हैं समाप्ति के बाद ब्रांच है इधर। क्लियर हो रहा है? नहीं तो ये जो वंश है ना, ये अभी अभी पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि रामकुमार बिहार जी की बुक में दिया हुआ है पूरे डिटेल में, एकदम डिटेल में, इस कारण इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अदरवाइज इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम पढ़ते नहीं थे, केवल पढ़ते थे कलिंग के सोमवंश उपाधि लेते त्रिकलिंगाधिपति की, बस इतनी पढ़ते थे, खत्म हो जाता था। लेकिन रामकुमार बिहार जी की बुक में इतना ज्यादा डिटेल में दिया कि कभी भी इससे अधिक प्रश्न और डिटेल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस कारण इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो जैसे मैंने बोला, इनके शासक का नाम या तो शिवगुप्त होगा, और शिवगुप्त अगर रखा है तो अगले बार जो शासक आएंगे गद्दी पे उसका नाम भवदत्त होगा। और आगे कुछ कुछ जुड़ा है, जैसे जन्मेजय जुड़ेगा, उद्योत केसरी जुड़ेगा, आखिरी शासक, ठीक है। अलग अलग नाम इनके पीछे, मतलब इनके जुड़ेगा अलग अलग, वो देखेंगे अभी हम लोग, ठीक। चलो इतना क्लियर। अब देखो सर पूर्वी कौशल लिखा है लेकिन यहां पश्चिमी उड़ीसा लिखा है, तो भैया एक चीज दिमाग खोल के आप देखो इधर, जैसे ये दक्षिण कौशल और इधर मान लेते थोड़ा सा हिस्सा छोड़िए उड़ीसा का, और कुछ, एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से क्लियर करते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा? ये मान लेते दक्षिणी कौशल, ये मान लेते दक्षिणी कौशल, दक्षिण कौशल, ठीक है, जिसमें उड़ीसा का कुछ हिस्सा आ रहा है, ठीक है, उड़ीसा को कुछ, ये उड़ीसा मान लो, कुछ हिस्सा हो सकता है दक्षिणी कौशल से बाहर हो, लेकिन ये हिस्सा जो है उड़ीसा का, ये दक्षिण कौशल में आ रहा है ना, ये देखो सर्कल। तो ये वाला जो भाग है जो उड़ीसा का दक्षिण कौशल के अंतर्गत आ रहा है, ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा उड़ीसा का? उड़ीसा का कौन सा हिस्सा कहलाएगा? उड़ीसा को अगर कंसिडर करें तो ये हिस्सा पूर्वी हिस्सा, और ये हिस्सा आपका पश्चिमी हिस्सा, करेक्ट, ये हिस्सा आपका पश्चिमी हिस्सा, बात समझ में आ रही है? ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा। तो उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पश्चिमी उड़ीसा का हिस्सा, और दक्षिण कौशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दक्षिण कौशल के दाहिने में है, मतलब पूर्वी हिस्सा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इसी कारण लिखा है पश्चिमी उड़ीसा, और ब्रैकेट में सुवर्णपुर, सुवर्णपुर वाले क्षेत्र। राजधानी ये पूरा क्षेत्र बता दिया, लेकिन यहां लिखा जरूर है पश्चिमी उड़ीसा, शुरुआत जरूर हुई पश्चिमी उड़ीसा से, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे उड्र मतलब लगभग पूरा उड़ीसा, कलिंग एक क्षेत्र, कलिंग वाला जहां आप जानते हैं अशोक राजधानी बनाई तोसली, ठीक, और उत्कल उड़ीसा का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, लगभग पूरा उड़ीसा कवर हो गया।
तो शुरुआत जरूर पश्चिमी उड़ीसा से हुई, लेकिन धीरे धीरे विस्तार पूरे उड़ीसा में हो गया। पूरा उड़ीसा में देखेंगे अलग अलग शासक ने विस्तार किया इसका। समझ रहे बात को? ये इनिशियल बता रहा है। राजधानी रही विनीतपुर। विनीतपुर ध्यान रहे, उड़ीसा के अंतर्गत क्षेत्र विनीतपुर। संस्थापक शिवगुप्त अपने पूर्वज के नाम पे शुरू किया। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले अपना नाम जो भी रहा होगा शुरू में शिवगुप्त रख दिया गद्दी पर बैठने पर। उपाधि, राजकीय उपाधि त्रिकलिंगाधिपति। लेकिन त्रिकलिंगाधिपति उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं क्या, जो लाइव क्लास इसके पहले अटेंड कर चुके हैं? हाँ जी, वेट कर रहे हैं। इसके पहले जो लाइव क्लास आप अटेंड कर चुके हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की इसके पहले भी? त्रिकलिंगाधिपति, और वो कहीं नहीं, आपने पांडुवंश में ही पढ़ा है ना? पांडुवंश में पढ़ा। नाम बताइए शासक का कौन है? जल्दी बताइए भाई, वेट कर रहे हैं ना। लाइव क्लास वालों से इतनी अपेक्षा कर सकते हैं। वेरी गुड, तीवर देव आएंगे आंसर। तीवर देव सकल कोसलाधिपति के साथ साथ, सकल कोसलाधिपति के साथ साथ त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी महाशिव तीवरदेव ने धारण की थी। तीवरदेव, महाशिव बालार्जुन नहीं, तीवरदेव। करेक्ट। तो भैया रिवीजन ऐसे हो कि अगर कोई बात पूछी जाए प्रीवियस क्लास से तो याद होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं, अदरवाइज आपके पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। चलिए खैर आगे बढ़े। तो त्रिकलिंगाधिपति उपाधि जो मेन जो थी ना, वो कलिंग के सोमवंश लिया करते थे। एक और बात, त्रिकलिंगाधि की उपाधि जो पर्टिकुलर कौन कौन से शासक लेंगे ये भी ध्यान में रखना है। हर एक शासक के आगे आपको नहीं मिलेगा त्रिकलिंगाधिपति। कुछ कुछ शासक है जिन्होंने ये उपाधि धारण की थी, उन शासकों के नाम अलग से लिख लीजिएगा। क्या करिएगा, जैसे राजकीय उपाधि त्रिकलिंगाधिपति है, इसके आगे ऐसा करके ना शासकों के नाम लिख दिएगा जो आगे आप देखेंगे जो पर्टिकुलर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि लेते हैं। आगे नेक्स्ट जो बोल रहा समझे। अब ये पूरी वंशावली देखो, इतने सारे शासकों के नाम आपको दिख रहे हैं, इसको थोड़ा कर देते ऊपर। ठीक है, ये दिख रहा है प्रॉपर फॉन्ट साइज? ठीक है, ठीक। ये पूरी वंशावली समझने के लिए एक फ्लोर चार्ट के माध्यम से आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शासक संस्थापक शिवगुप्त। शिवगुप्त, शिवगुप्त के बाद देखो मैंने बोला, देखो क्या आया, बोलो क्या आया? भवगुप्त आया कि नहीं आया? जो मैंने एक इनका पैटर्न बताया वो समझ में आया, शिवगुप्त भवगुप्त। ठीक, तो देखो भले ही सामने महा जुड़ा है और बाद में जन्मेजय जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवगुप्त भवगुप्त दिख रहा है। फिर भवगुप्त रखा गया, तो इनके जो पुत्र होंगे देखो उसके आगे फिर क्या लगा, मतलब उनके नाम क्या रखा गया? शिवगुप्त। हालांकि दूसरा पुत्र गद्दी में नहीं बैठा, तो दूसरा पुत्र जब गद्दी में नहीं बैठा तो उसका नाम दूसरा था। देखो गद्दी में बैठने से पहले या तो शिवगुप्त या तो भवगुप्त होना चाहिए, या तो शिवगुप्त या तो भवगुप्त होना चाहिए गद्दी में बैठने से पहले। ये गद्दी में नहीं बैठा, ठीक है, ये गद्दी में बैठा तो देखो इसका नाम शिवगुप्त दिख रहा है भवगुप्त के बाद। ठीक, अब शिवगुप्त के बाद इसका पुत्र बैठेगा, ये वाले शिवगुप्त के बाद जो ययाति है प्रथम है, तो देखो फिर भवगुप्त। पैटर्न समझ में आ गया? तो बस शिवगुप्त भवगुप्त। लेकिन इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग और नाम, उपनाम कह सकते हैं, सरनेम। ठीक है, सरनेम बोलेगा मतलब जो आखिरी में लगता है उसको सरनेम बोलते हैं। तो डेफिनेटली एक ही वंश के तो सरनेम अलग अलग नहीं होगा, मतलब पीछे जुड़ने वाले नाम के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। चलिए शिवगुप्त, फिर महाभवगुप्त। तो ये टेंशन तो कम से कम हटा दिया ना कि शिवगुप्त भवगुप्त वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कब शिवगुप्त आ रहा है कब भवगुप्त आ रहा है, रैंडम नहीं है ये, ऑल्टरनेट। ये क्लियर है इतना? बस अब देखना, सबसे पहले क्या आएंगे? जन्मेजय। महाभवगुप्त पहली बार आ रहे हैं तो प्रथम, पहली बार आ रहा है तो प्रथम जन्मेजय। लेकिन सर यहाँ शिवगुप्त तो दूसरी बार आ रहे हैं लेकिन फिर भी प्रथम लिखा है, तो भैया संस्थापक को छोड़ो, यह संस्थापक को रहने दो। इसके बाद जितने भी शिवगुप्त आएंगे उसकी काउंटिंग होगी 1 से। क्लियर? तो भवगुप्त पहली बार आ रहे हैं तो भवगुप्त प्रथम, लेकिन उनका नाम आगे जुड़ा जन्मेजय। ठीक, ब्रांच मतलब 2 पुत्र, पहले पुत्र शिवगुप्त, भवगुप्त के बाद गद्दी में बैठेंगे शिवगुप्त। महा, अब महा जो है सामने में जुड़ा ही हुआ है तो ये महा को हटाइए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बार बार। शिवगुप्त प्रथम, वो संस्थापक को छोड़ के पहली बार शिवगुप्त आ रहे तो प्रथम। ययाति, ययाति। दूसरे पुत्र हुए विचित्रवीर्य। ठीक है, विचित्रवीर्य। क्लियर? अभी देखो इस वाले ब्रांच में थोड़ा बाद में आएंगे, इस वाले ब्रांच में थोड़ा बाद में आएंगे, इसको पहले क्लियर करिए। देखिए शिवगुप्त प्रथम ययाति के बाद फिर क्या आएंगे? भवगुप्त। द्वितीय दूसरी बार आ रहे हैं क्योंकि फिर संस्थापक के बाद पहली बार आ चुके थे भवगुप्त, तो ये द्वितीय हो जाएंगे। भीमरथ नाम था इनका। द्वितीय भवगुप्त का जो नाम था, उपनाम बोल सकते भीमरथ। ठीक, इनके वंशज पहले आप देख रहे हैं, फिर आएंगे शिवगुप्त। ठीक है, द्वितीय
जिनका नाम था धर्मरथ। भीमरथ के बाद धर्मरथ, लेकिन भवगुप्त से चेंज हो जाएगा क्या, शिवरथ। फिर शिवगुप्त के बाद ऐसा हुआ कि ये गद्दी पर बैठते चले गए, शिवगुप्त के बाद भवगुप्त, ठीक, भवगुप्त। अब भवगुप्त कौन सी बार आ रही है, दूसरा तो भीमरथ थे, ये तीसरी बार आ गया भवगुप्त तृतीय, जिनका नाम था नहुष, ये नहुषा लिखा है, नहुष है, नहुष, नहुष, ठीक। और फिर एक आया बाद में छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, जिसको गद्दी एकदम डायरेक्ट नहीं मिली, लेकिन अपने बीच वाले भाई से लड़ाई किया, इंद्ररथ, ठीक है। इसी कारण इसका नाम आप देख रहे हो कि भवगुप्त के बाद शिवगुप्त नहीं पड़ा, इसका नाम केवल इंद्ररथ है। इसको गद्दी नहीं मिली थी, गद्दी देखो ये बड़ा भाई के बाद मझले भाई को मिला, फिर इंद्ररथ। इंद्ररथ ने छीनने की कोशिश की थी, इसको मिला नहीं था, ये छोटा भाई है तो इंद्ररथ नाम ही। तो ये ब्रांच क्लियर है इधर वाली। महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय की ब्रांच क्लियर है क्या, मतलब उसी की ब्रांच है, सॉरी ये दोनों उसी की ब्रांच है। तो इस जन्मेजय की जो दो ब्रांच है, अलग अलग दो पुत्र हैं, उनके अंतर्गत महाशिवगुप्त ययाति प्रथम के ब्रांच क्लियर हुए, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, ठीक। थोड़ा एफर्ट लगाएंगे याद हो जाएगा, वैसे भी पहचानना ही है, एकदम फ्लो चार्ट करके हमको लिखना थोड़ी है, पहचानना है बस, ठीक है ना, पहचानना है। विचित्र वीर्य, देखो जन्मेजय का ही ये आपका पुत्र है, ये भी था ये भी है, अब इनकी ब्रांचेस देख रहे हैं। इसके बाद एक शासक का नाम आप देखेंगे आगे, अभिमन्यु, जिसको गद्दी तो प्राप्त नहीं हुई थी, गद्दी तो प्राप्त नहीं हुई थी। जिनको गद्दी प्राप्त नहीं हुई है उनका नाम देखो, ना तो शिवगुप्त मिलेगा ना तो भवगुप्त मिलेगा। जिनको शिवगुप्त या भवगुप्त नाम ही मिलेगा मतलब उनको गद्दी मिली हुई है, ठीक है। अभिमन्यु के बाद आप देखेंगे महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, चंडीहर ययाति, ठीक है। तो देखो भैया ये तीसरे हैं, महाशिवगुप्त तीसरे हैं, दूसरे कहां आए थे, इधर आए थे, जिनका नाम था धर्मरथ। तीसरे वाले का नाम है शिवगुप्त, तीसरे का नाम है चंडीहर ययाति। अब सर इसके पहले भी ययाति आ चुके हैं शिवगुप्त प्रथम में, अब ययाति भी जुड़ गया, लेकिन सामने एक और जुड़ गया सर, क्या, चंडीहर, ठीक, क्लियर। अगला जो महाभुक्त आएंगे वो चौथे होंगे, चौथे, ये देखो पूरा क्रम से चल रहा है, पहले ये चला फिर ये चला, जैसे मैंने आपको बोला। और ये चौथे वाले भवगुप्त का नाम है उद्योत केसरी, ठीक है। महाभवगुप्त के बाद फिर शिवगुप्त, ठीक है, चौथे नंबर के, और चौथे नंबर के जो शिवगुप्त है उनका नाम है जन्मेजय। सबसे पहले जो भवगुप्त है उनका नाम था जन्मेजय, और चौथे नंबर के शिवगुप्त का नाम है जन्मेजय, ऐसे करके याद किया जा सकता है। चौथे नंबर के शिवगुप्त जन्मेजय और पहले नंबर के भवगुप्त जन्मेजय। ययाति कौन, तीसरे नंबर के शिवगुप्त ययाति और पहले नंबर के शिवगुप्त ययाति। तीसरे नंबर के जो शिवगुप्त ययाति हैं उनके आगे एक और नाम जुड़ा है चंडीहर, ठीक है। अब महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय जिनका नाम था, उनकी ब्रांचेस मतलब दो पुत्र और एक शिवगुप्त है। काउंटिंग में अगला मतलब सीक्वेंस में अगला भवगुप्त आएंगे, पांचवें पुरंजय, ठीक है। और फिर महाभवगुप्त के बाद उनके भाई आएंगे जिनको गद्दी मिलेगी शिवगुप्त, फिर से पंचम शिवगुप्त पंचम, जिनका नाम था अंतिम कर्ण, अंतिम शासक। तो थोड़े ट्रिक के साथ बोलने का मतलब है कि इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखते कर सकते हैं। बस एक चीज तो क्लियर है, शिवगुप्त भवगुप्त ये क्लियर, ठीक है। बस कौन से शिवगुप्त नंबरिंग में उनका उपनाम क्या है ये ध्यान रखना, क्योंकि उसी से पहचाने जाएंगे ना, उसी से तो पहचाने जाएंगे। जो आखिरी में नाम लिखा है ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, नहुष, चंडीहर, इसी से तो पहचाने जाएंगे। उद्योत केसरी इसी से तो पहचाने जाएंगे, और कैसे पहचानेंगे। वो प्रथम द्वितीय तृतीय एकदम ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये है पूरी इनकी वंशावली, इतने शासकों की पूरी डिटेलिंग, मतलब सबकी तो डिटेलिंग नहीं मिलेगी आपको, कुछ कुछ की डिटेलिंग है। आइए शुरू करते हैं, खत्म करेंगे आज। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे प्रूफ किया गया है, जिनके आधार पर प्रूफ किया गया है कि ये सोमवंशी जो सिरपुर के थे पांडुवंशी, उन्हीं की एक ब्रांच है, वहां जाके शासन करने लगे। आइए देखते हैं कुछ बातें। पांडुवंशियों के पतन के पश्चात महानदी घाटी में ये प्रादुर्भूत मतलब इनकी शुरुआत हुई, ठीक है। शुरू में महानदी घाटी बोल रहा है मतलब वही क्षेत्र कोसल से लगा हुआ, और महानदी घाटी मतलब वो उड़ीसा भी जाती है, ठीक है। तो उनके पतन के पश्चात हुआ, तो ये एक बात होगी पहली। दूसरा, केसरी की उपाधि धारण करने वाले कुछ राजा अपने आप को सोमवंशी और कोसल का राजा कहते हैं, ठीक है, कोसल का राजा कहते हैं। केसरी, ठीक है, एक उद्योत केसरी करके आप शासक देखेंगे तो वही बोल रहे हैं, केसरी की उपाधि धारण करने वाले कुछ राजा जो जिनकी नाम की जानकारी मिलती है इतिहास में, वो अपने आप को सोमवंशी कहते हैं और कोसल का राजा कहते हैं अपने आप को, ठीक है। उनके लेखों में कलचुरियों के समान गजलक्ष्मी की मुद्रा मिलती है। अभी देखो गजलक्ष्मी ऑलरेडी आपने इसके पहले भी देख रखा है, किस शासक की मुद्रा में,
किस वंश की मुद्रा में? और आगे आप देखेंगे कलचुरियों की भी मुद्रा में गजलक्ष्मी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसके पहले किस वंश में देखा था, याद करो, गजलक्ष्मी की। तो इनके भी बोल सकते हैं लेखों में गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है इनकी मुद्राओं में, ठीक है। सोमवंशी राजाओं के अनेक अभिलेख जो है मैकल से मिले, ठीक है, तो मैकल के सोमवंश कहला गए। कोसल के मिले, कोसल के सोमवंश कहला गए। उत्कल से प्राप्त हुए तो उत्कल के सोमवंश या कलिंग के सोमवंश कहला गए, ठीक है। और इन सभी में हर एक ब्रांच का कुछ ना कुछ जानकारी मिल रहा है। इन सभी अभिलेखों में सभी ब्रांच के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख मिल रहा है। मैकल के बारे में थोड़ी जानकारी कोसल वाले की मिलेगी, कोसल वाले में जानकारी इनके बारे में मिलेगी, ऐसा इनके मतलब अलग अलग अभिलेखों में जानकारी मिल रही है। तो इन सभी अभिलेखों में ना इस वंश के शासकों के बारे में उल्लेख मिला है। अगला, इस वंश के शासकों के नाम पांडु नरेश, पांडु शासक जो हमने देखे थे सिरपुर के, उनके नाम के जैसे हैं, उनके नाम की पुनरावृत्ति है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले से ही, महाशिवगुप्त। तो इस हिसाब से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। महाभवगुप्त जन्मेजय ने अपने अधिकांश लेखों में अपने पहले के पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। ये देखो, खुद इस वंश का जो शासक है जन्मेजय, महाभवगुप्त जन्मेजय। महाभवगुप्त जन्मेजय कौन था भाई? आइए, कौन से नंबर का था एक बार देखते हैं, मुझे भी क्लियर एकदम से याद तो नहीं होगा ना। हाँ, पहले वाले ही भवगुप्त का नाम जन्मेजय था, अभी याद कराया, मैं खुद भूल गया। चौथे वाले शिवगुप्त का नाम जन्मेजय और पहले वाले भवगुप्त का नाम जन्मेजय। तो पहले वाला भवगुप्त था ना, वही जन्मेजय था। तो उसने अभिलेख में क्या किया, अपने पहले के पूर्वज का नाम लिखा बार बार, और अपने पहले के पूर्वज किसको मान रहे, नाम लिखते हुए शिवगुप्त। और ये शिवगुप्त कौन है, इसके पूर्वज कौन होंगे, शिवगुप्त। तो अपने पहले के पूर्वज बोलने का मतलब है इसके पहले आने वाले, इसका नाम नहीं है, ये तो जस्ट रिसेंट है। ये लिख रहा है तो अपने पिताजी के बारे में पूर्वज के तौर पे अपने अभिलेखों में लिखने का चांस कम है, अपने पूर्वज की तौर पे बात कर रहा है। अब पूर्वज बोलते हैं ना तो एकदम से पिताजी को नहीं बोल देते पूर्वज। जहां पूर्वज शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूर्वज मतलब वो दादा के पहले की बात करते हैं जनरली, समझ रहे, दादा भी आ जाते हैं अगर वो नहीं है वर्तमान में, लेकिन पूर्वज का मतलब पहले, काफी पहले। तो जब ये जन्मेजय जो है ना अपने पूर्वज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पूर्वज डेफिनेटली पांडु वंश, मतलब इतिहासकार कह रहे हैं ये पांडुवंशी नरेश, महाप्रतापी शासक जिनके काल में दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल कहा जाता था, महाशिवगुप्त बालार्जुन, वो है ये, ठीक है। राय बहादुर हीरालाल कहते हैं सिरपुर में राजाओं के दो ही नाम चले थे, महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त, ऐसा हीरालाल कह रहे हैं। हीरालाल अब ये लिखे सिरपुर में लिखे, जबकि सिरपुर में हमने अलग अलग देखा था नाम, तो ये सिरपुर नहीं होना चाहिए, कलिंग होना चाहिए। लेकिन ये हीरालाल कह रहे हैं, अब हीरालाल जो कह रहे हैं वो बता दिया आपको, इनका जो कह दिए वो कह दिए, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। चलो ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तीन पॉइंट और, पांडु वंशियों के आलेख जो है ना, देखो हाँ एक डिफरेंस मिलता है कि इनकी लिपि अलग अलग थी। जैसे पांडुवंशी सिरपुर के थे, उनकी पेटिका शीर्ष लिपि थी, पेटिका शीर्ष लिपि, ये अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, अलग अलग लिखावट है, ठीक है। तो एक को बोला गया पेटिका शीर्ष लिपि, ठीक। तो सिरपुर के पांडुवंश के जितने भी अभिलेख मिले हैं वो पेटिका शीर्ष लिपि में मिले हैं, जबकि ये जो कलिंग के सोमवंश हम देख रहे हैं ना, उनके अभिलेख जो है ना उत्तरी नागरी लिपि में देखने को मिले, उत्तरी नागरी लिपि में देखने को मिले। अलग अलग लिपि, लेख, जैसे मैंने बोला। अब आप पहचान नहीं पाएंगे सर कैसा होता है, लिख के बताइए, नहीं आता भैया, ठीक है। अलग अलग लिख के नहीं बता सकता मैं कि कैसे होते पेटिका शीर्ष लिपि या प्राकृत लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि, मतलब प्राकृत भाषा होती, सॉरी, ब्राह्मी लिपि लिख के बता ही नहीं आता लिखना मेरे को, तो बस मैं नाम बता सकता हूँ। तो पांडुवंशीय शासकों के जो लिपि थी पेटिका शीर्ष लिपि, जबकि ये जो कलिंग के सोमवंशी आप देख रहे हैं इनकी लिपि थी उत्तरी नागरी लिपि, ठीक है। अब फोटो दिखा भी देंगे ना तो नहीं पहचान पाओगे। अगर मान लेते दो अलग अलग ऐसा फोटो दिखा दें आपको कि ये पेटिका शीर्ष लिपि है, ये आपका उत्तरी नागरी लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि है, तीनों में अंतर एक बार देख के आगे पहचान जाना, नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, क्लियर। और पहचानने का काम भी नहीं आप लोगों का। पांडुवंशी शासकों की भांति सोमवंशी शासक भी अपने वंश का उद्गम चंद्र से मानते। तो भैया नाम ही सोमवंश है कि नहीं है, नाम ही सोमवंश है, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा। तो ये जितने भी सोमवंशी शासक है अपना उद्गम जो है वो चंद्र से मान रहे, चंद्रमा से मान, ठीक है। अभिलेखों में इस वंश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, सोमकुल तिलक, सोमकुल तिलक, ठीक है, सोमकुल तिलक। बस ये कुछ कुछ जानकारी है शुरू में इन वंश के बारे में, इस वंश के बारे में। आगे बढ़ जाए, अब शासकों की डिटेलिंग होगी प्रॉपर। चीजें देखो ठीक है, बोझिल है, दिक्कत भी होगी, लेकिन जो समझाने का पार्ट है वो मैं समझा रहा हूँ, वो क्लियर कर रहा हूँ। वो क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
चलिए आइए, अब देखो भाई, अगर कहीं बार किसी को भी कंफ्यूजन होगा कि सीक्वेंस नहीं चल रहा है शासकों का, तो जिनके बारे में डिटेलिंग है उनके बारे में पता चल रहा है, जिनके बारे में डिटेलिंग नहीं पता चल रहा है। तो अब हो सकता है ऑर्डर मतलब क्रम से ही चल रहे हैं, ये क्रम से ही चलेगा सब कुछ, लेकिन बीच बीच में हो सकता है एक आध दो शासक गायब हो जाए क्योंकि इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर एकदम ऑर्डर आपको देखना है तो वो ट्री देख लें आप, मतलब फ्लो चार्ट देख लें, बाकी फिर अभी क्रम से ही हम करने वाले हैं, ऑर्डर फॉलो होगा, बस बीच बीच में कुछ शासक गायब हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए पहले शिवगुप्त जो संस्थापक की उसके बारे में बात कर लेते हैं। 850 880 तक शासन इनका चला, ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये 9वीं शताब्दी ईस्वी होगी ऑटोमेटिकली। ठीक, उपाधि थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परम महेश्वर। कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो इसके पहले आपने नहीं देखा है। तो जनरली जो भी शासक होते थे ये सब उपाधि ले लिया करते थे, उनकी मर्जी है। अनुयायी शैव धर्म, ज्यादातर इस वंश के शासक आप देखेंगे शैव धर्म का पालन करने वाले, क्योंकि इनके पूर्वज जो रिसेंट में सबसे देखा एक शासक के तौर पे पांडुवंशी, वो भी शैव धर्म का पालन किए थे, करेक्ट। तो ये एक और बात का प्रूफ है। मान लेते एक मेंस में प्रश्न दे दिया, कलिंग के सोमवंश का संबंध किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है सिरपुर के सोमवंशी शासकों से, सिद्ध कीजिए। 100 शब्द ले लिया लंबा चौड़ा, समझे, 60 शब्द दे दिया, 100 शब्द दे दिया, लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कलिंग के सोमवंश या उड़ीसा, या आप बोल सकते हैं कि पूर्वी दक्षिण कोसल के सोमवंश का संबंध सिरपुर के सोमवंशों से था। यह हम निम्नलिखित आधारों पर कह सकते हैं, पॉइंट वाइज सब लिखना पड़ेगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई वो, कुछ भी चीज नहीं लिखना, जो बातें संबंध करते हो। जैसे देखो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट जैसे हमने देखे ना इधर, इसमें सारी बातें ये प्रूफ नहीं कर रही कि उनका संबंध है। जो संबंध करने वाली बातें हैं वो आपको लिखना है, जो जो मैंने बताया। एक तो सबसे पहले वही आ जाएगा नाम, शिवगुप्त, ठीक है, वहां से शुरुआत। ये जन्मेजय के अभिलेख में शिवगुप्त अपने पूर्वज का नाम मिला वो, ठीक है। शैव धर्म, शुरुआत और अंत हुआ सिरपुर के पांडुवंशियों का 8वीं शताब्दी ईस्वी, शुरुआत हुई इनकी 9वीं शताब्दी ईस्वी। तो ये भी बात आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है मेंस आंसर राइटिंग। हिडन पोर्शन पूछे जाते हैं, मैंने बोला ना हिडन पोर्शन पूछे जाएंगे आपसे। मेंस आंसर राइटिंग वही है जो एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसके बारे में नहीं पूछ देगा, ठीक है। शासकों के बारे में बताइए, शासक ने क्या क्या कार्य किए, वैसे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन हिडन क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। जैसे मैंने कुछ चीज बताया कि संबंध कैसे स्थापित हो रहा है, सिद्ध कीजिए ना, पूछ देगा एग्जाम में। ये होता है मेंस। तो ऐसे के लिए भी तैयार होना है आपको, इस तरीके से के लिए, ठीक है। चलो, सिरपुर से लेकर संबलपुर सोनपुर तक महानदी क्षेत्र, पूरा महानदी क्षेत्र आता है, सोनपुर का महानदी क्षेत्र बोल रहे हैं। तो सिरपुर से लेकर संबलपुर पूरा, वहां से लेकर सोनपुर तक महानदी क्षेत्र में इनका शासन था। इनके सुपुत्र होंगे महाभावगुप्त की एक प्रशस्ति में इन्हें परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परम महेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया। अच्छा, महाभावगुप्त का जो एक प्रशस्ति मतलब एक अभिलेख मिला ना, उसमें ये सारी उपाधि अपने पिताजी के लिए कही गई है। उपाधि थी इनकी, लेकिन इनके पुत्र के अभिलेख में मिल रही है। इनके पुत्र कौन, अब ये शिवगुप्त है तो महाभावगुप्त। महाभावगुप्त तो प्रथम है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना ही मत। अब जो बोल दिया इनके पुत्र है तो महाभावगुप्त प्रथम होंगे, और ये वही है महाभावगुप्त कौन, जन्मेजय, करेक्ट। शिवगुप्त के राज्यकाल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस तरीके से ध्यान रखना कि इनके समय क्या क्या कुछ कुछ हुआ, आक्रमण वगैरह हुआ तो खासकर शिवगुप्त के राज्यकाल में, इनके शासनकाल में ना कलचुरी शासक त्रिपुरी के, ध्यान रखिए त्रिपुरी, अभी ना यहां पर रतनपुर की कलचुरी की ब्रांच जो है स्टैब्लिश नहीं हुई है भाई। अभी मुग्ध तुंग का आक्रमण चल रहा है कोसल वाले क्षेत्र में, ये आप कलचुरी पढ़ाएंगे आपको तो शुरुआत में आप देखेंगे। रतनपुर के कलचुरी अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, लेकिन त्रिपुरी का कलचुरी मध्य प्रदेश का चल रहा है। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के कलचुरी राजा शंकर गण मुग्ध तुंग दक्षिण कोसल में आक्रमण करने आया, और जब ये आक्रमण करने आया दक्षिण कोसल में शासन चल रहा था उड़ीसा वाले क्षेत्र में शिवगुप्त का, ठीक है। कोसल में चढ़ाई करके पाली क्षेत्र छीन लिया था अपने भाइयों के लिए। पाली क्षेत्र छीना मुग्ध तुंग ने अपने भाइयों को दे दिया था, फिर इनके भाइयों को मिला तो वापस शासकों ने यहाँ के छीन लिया वापस इनके भाइयों से, इनके भाइयों से वापस छीन लिया था। सोमवंशी शासकों ने ही छीना था, और वहां पर बाण वंश भी चल रहा था पाली क्षेत्र में, करेक्ट। लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये पाली क्षेत्र कौन सा समय चल रहा है, 9वीं शताब्दी ईस्वी, क्या चल रहा है पाली में, बाण वंश। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि नहीं देखा भैया, ठीक। चलो, समय के साथ पूरा लिंक कर रहे हैं आप, चाहे तो लिख सकते हैं अलग से, नोट्स यही ऐसे ही बनता है, नोट्स अलग से, मतलब जरूरी नहीं है अलग अलग वंश के बारे में आप एकदम सेपरेट करके लिखो। यहाँ पर ये आक्रमण कर रहे हैं इस समय पाली में, उस समय चला था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बारे में लिख देना, उसका समय लिख देना, तो लिंक स्टैब्लिश करते बनेगा भैया। अगला
भवगुप्त प्रथम जन्मेजय 880 से 920, 40 वर्ष का शासनकाल। समय ध्यान में रखना है क्या? मुझे नहीं लगता समय इतना इंपॉर्टेंट होगा, तो बाकी आप देख लें, मुझे नहीं लगता समय इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए ना, जैसे इनके समय, क्योंकि लिंक करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। पहली बार हमने देखा कि त्रिपुरी का कलचुरी शासक यहाँ आक्रमण करने आया छत्तीसगढ़ में। शुरुआत बोल सकते हैं त्रिपुरी कलचुरियों के आक्रमण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में, मतलब पांव जमाने की शुरुआत। कलचुरियों के छत्तीसगढ़ में पहली बार पांव जमाने के जो साक्ष्य या शुरुआत आप कह सकते हैं, वो इसी समय हुआ जब शंकरगढ़ ने आक्रमण किया था पाली क्षेत्र में। महाभवगुप्त जन्मेजय का अब अन्य नाम और आपको परेशान करेगा, धर्म कंदर्प, स्वभावतुंग, स्वभावतुंग, धर्म कंदर्प, जन्मेजय का नाम। जन्मेजय कौन सा? पहला वाला। उपाधि अब देखेंगे अलग, त्रिकलिंगाधिपति। देखो अब यहां पर देखो, इसके पिताजी जो है वो त्रिकलिंगाधिपति नहीं लिए थे, ये त्रिकलिंगाधिपति ले रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, अलग से लिख देना त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति, ऐसा ऊपर में लिखना कॉपी के। और जितने भी शासकों ने अलग अलग लिया है, जैसे इसमें देख रहे हो, नाम लिख लेना। पहले शासक यहाँ मिल गए जन्मेजय, पहले वाले ना, जन्मेजय प्रथम भी बोल सकते हो इनको, जन्मेजय पहली बार, ठीक है। हालांकि लिखना मत, वैसा पहचानने के लिए आपके बता रहे। परम भट्टारक महाराजाधिराज, इसके पहले भी लिया, परम, परमेश्वर, सोमकुल तिलक, ये भी उपाधि दिया, देखा आपने कि इस वंश के शासक विभूषित थे इस नाम से। सबसे बड़ा दिक्कत वही होगा ना कि क्लासिफाई करना। तो देखिए, जैसे परम भट्टारक हो गया, महाराजाधिराज हो गया ना, एकदम से ये नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे शासक लेते थे। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर उनके बारे में जरूर पूछेगा, शिवगुप्त, बालार्जुन, पांडुवंशी शासकों के, ठीक है। भट्टारक उनके बारे में जरूर पूछेगा, भवदत्त वर्मन, नलवंशी शासक, उनके बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि वो आपने पहली बार देखा था। पहली बार कोई जब उपाधि इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ सकता है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है ये वाला कि इस वंश में सबसे पहले त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जिसने धारण की थी वो थे महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ने, ठीक है। सबसे पहले इस वंश में ये सबसे प्रतापी शासक, आप सबसे प्रतापी तो नहीं, प्रतापी शासक इस वंश के कह सकते हैं। इनके 13 ताम्रपत्र मिले, ठीक है, जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट, 13 ताम्रपत्र संस्कृत भाषा का प्रयोग जन्मेजय के द्वारा। कैसे सर? जन्मेजय, जन्मेजय मतलब एक संस्कृत नाम जैसा लग रहा है, तो इन्होंने 13 ताम्रपत्रों में संस्कृत शब्द का, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। संबलपुर, बालांगीर, उड़ीसा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र बालांगीर, इस पर अधिकार कर लिया। तो बालांगीर क्षेत्र पर अधिकार करने के तौर पे इन्हीं का नाम आप देखेंगे, संबलपुर में आप देखेंगे। इसके अलावा महानदी के दक्षिण स्थित सारंगढ़, ठीक है, सिरपुर क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो गया। ये देखो सिरपुर क्षेत्र तक भी यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, सारंगढ़ क्षेत्र तक है यहाँ पर ये, ठीक है। कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने गए प्रदेश को पुनः स्थापित कर लिया। और कलचुरी नरेश, ये कौन से कलचुरी? अभी त्रिपुरी के ही चल रहे भैया, त्रिपुरी कलचुरी शासक लक्ष्मण सिंह है ये त्रिपुरी के अभी फिलहाल। तो त्रिपुरी के लक्ष्मण सिंह से युद्ध इन्होंने किया और जितने भी क्षेत्र छीन लिए गए थे कलचुरियों के द्वारा उनको वापस प्राप्त कर लिया, प्रतापी शासक, ठीक। साम्राज्य का विस्तार पूर्वी दक्षिण कोसल तक कर दिया। अभी देखो उड़ीसा का छोटा से क्षेत्र से शुरू हुआ था, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र से शुरू हुआ था, बढ़ते जाएगा। तो ये देखो, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार पूर्वी दक्षिण कोसल में कर रही है। और राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन मिलता है, इनके राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्लाइड क्लियर है? अभी बहुत सारा है डिटेलिंग, ठीक है, एक बार में नहीं होगा, तो चिंता नहीं करना कि एक बार में सारा कुछ याद हो जाए। अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट करते चलो, जगह बनाते चलो, दिमाग में ठूसते चलो, बस वो धीरे धीरे फिर पकड़ में आने लगेगा बाद में, 2-3 बार के रिवीजन के बाद। अभी देखो इनके बारे में ये कहा जाता है, जैसे देखो इसके पहले के ये जो आप संस्थापक देख रहे हैं ना, ये शैव धर्म आपने देखा इनके बारे में, ठीक है, शैव धर्म का पालन करने वाले थे। अब इनके लिए ना थोड़ा डाउट आता है इतिहासकारों को, कैसे? इनके राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन, अब लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है ना, लक्ष्मी जी। तो इस तरीके से इनका क्या, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले प्रतीत हो रहे हैं, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मुद्रा में लक्ष्मी का अंकन है। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य भी है जो जिससे लगता है कि ये शैव धर्म का भी पालन करते थे। तो इस तरीके से कंक्लूजन निकाला गया कि ये दोनों संप्रदायों को महत्व देते थे, शैव धर्म भी
और वैष्णव धर्म। धर्म अलग अलग नहीं है, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से संप्रदाय बोलना चाहिए, जिसको कल्ट बोलते हैं, कल्ट संप्रदाय, ठीक है। संप्रदाय, एक धर्म के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय वैसे, ठीक है। जैसे जैन की बात करें तो दिगंबर श्वेतांबर है धर्म जैन ही, श्वेतांबर दिगंबर, वैसे ही शैव और वैष्णव चला करते हैं अलग अलग, ठीक है। आजकल के टाइम पे उतना नहीं देखोगे, ऐसा नहीं देखोगे कि कोई शैव धर्म का पालन कर रहा है तो एकदम शैव धर्म शिव भगवान को ही पूजेगा, एकदम विष्णु भगवान को नहीं पूजेगा, ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली हर किसी के एक एक आराध्य होते हैं, एक भगवान होते हैं आराध्य करने के लिए, जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कोई ऐसा नहीं देखोगे कि शिव भगवान की पूजा कर रहा है तो विष्णु भगवान की पूजा, आजकल के टाइम पे बोल रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि एकदम शैव धर्म का पालन करें तो शैव धर्म को ही पूजेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे का निराकार या फिर अपमान वगैरह नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना ना, लेकिन पूजेंगे शैव धर्म को ही, ऐसा ऐसा रहता था। तो दोनों संप्रदायों को महत्व दे रहे हैं। अब एक ताम्रपत्र का नाम ध्यान रखना, सुरसीमा के अनुसार राज्यकाल के 8वें वर्ष में कशडोला विषय जिला, कसडोला विषय, विषय मतलब जिला लिखा है ना, विषय मतलब वो जिला, अभी जिला जिसको बोलते हैं वो विषय बोलते थे उस समय। कशडोला विषय के सतलम्मा नामक ग्राम का दान जो है श्री सांतकर ब्राह्मण को दिया था। तो एक गांव को दान देने का यहां पर जिक्र है सुरसीमा ताम्रपत्र के अनुसार। देखो क्या कौन सा गांव है, सतलम्मा ग्राम, ये दे रहे हैं किसको, साथंकर, ठीक है, नाम के ब्राह्मण को। और ये जो सतलम्मा आपका गांव है ये कशलोडा नाम के जिले में आ रहा है, ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं। इस समय महासंधि विग्रह के पद पर राणक श्री मल्लदत्त का नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये संधि विग्रह मतलब है विदेश मंत्री, संधि विग्रह का बोलने का मतलब होता है उस समय का विदेश मंत्री। और विदेश मतलब एकदम विदेश नहीं जाएगा, अपने क्षेत्र से बाहर जाएगा, मतलब इसका जो भी साम्राज्य क्षेत्र है इस वंश का, उसके बाहर जाके बाकी राजवंशों के साथ मेलजोल करना, संधि वगैरह करना, ये इस कारण जिसका भी नाम आप देखेंगे इतिहास में संधि विग्रह बोलने का मतलब वो विदेश मंत्री है, अपने राज्य के बाहर जा रहा है, एकदम देश के बाहर नहीं जाएगा। इनका साम्राज्य क्षेत्र ही देश है ना, उस समय ऐसा कोई देश और राष्ट्र और इसकी भावना तो चलती नहीं थी, मतलब कॉन्सेप्ट चलता नहीं था। तो अपने राज्य के बाहर जाके अगर दूसरे राज्यों या राजवंशों के साथ डील वगैरह करेंगे उनको महासंधि विग्रह कहते थे, ठीक है। राणक श्री मल्लदत्त, ध्यान रखना इनके संधि विग्रह का नाम। तो जन्मेजय क्लियर है कम से कम ना, एक तो याद हो जाएगा आज, जन्मेजय तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं। आगे बढ़ जाएं, चलिए। महाभवगुप्त प्रथम ययाति 920-955, शिलालेख मारन जमूर, ठीक है। अब यहां से दिक्कत होगी, खैर मैं आपसे उम्मीद करता हूं बस इतना तक याद कर लेना, इसके बाद ना दिमाग में बस ठूसते चलो, भले ही फोर्सफुली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन से आ जाएगा। राजधानी ययातिपुर, अभी देखो क्या है सर, विनीतपुर राजधानी देखा था तो ये चेंज हो गया क्या, चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदला है, नाम बदल के विनीतपुर का क्या कर दिया, ययातिपुर, ठीक है। और नाम ही है इनका महाभवगुप्त प्रथम ययाति, ठीक है ना। चलो, महाशिवगुप्त ययाति प्रथम ने, यहां पर ये थोड़ा डाउट है, महाभवगुप्त जन्मेजय है, उसके बाद ये महाशिवगुप्त होना चाहिए, यहां भवगुप्त लिखा है, इसको आप महाशिवगुप्त कर लीजिए। एक बार हम फ्लो चार्ट में जाएंगे, देखो कोई भी दुविधा होगी तो हम फ्लो चार्ट में जाएंगे। आइए, महाभवगुप्त जन्मेजय, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा, तो महाशिवगुप्त ययाति आएंगे, करेक्ट। तो वहां पर ऊपर जो टॉपिक नेम लिखा है ना, मतलब शासक का नाम, वो बाय मिस्टेक जो है क्या लिखा गया, भवगुप्त लिखा गया, तो एक्चुअल में क्या है, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति है ये, करेक्ट। तो ये भव को शिव कर लेना, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, यहां सही लिखा है, यहां सही लिखा है। महाशिवगुप्त ययाति प्रथम ने चेदी नरेश दुर्गराज, जो युवराज प्रथम के नाम से जाने जाते थे, पर आक्रमण करके परास्त किया और डाहल को, एक क्षेत्र है उनका क्षेत्र, उसको उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। जो हम पढ़ते हैं ना, जो हमने वाकटक नल वंशों के आपस में युद्ध को देखा था, वो इसकी राजधानी नष्ट कर रहा है, वो चलते रहता था इतिहास में, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो अभी एक और वंश चला करता था उड़ीसा में, भौमकर वंश, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, चिंता मत करिए, बस नाम आ रहा है एक बार। उड़ीसा में एक वंश चला करता था, भौमकर वंश। तो वही लिखा है कि भौमकरों के राज्य पर अधिकार स्थापित करके ओड्र मतलब उड़ीसा का ही क्षेत्र और दक्षिण तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक है, दक्षिण तोसली पर सोमपुल पर अधिकार किया, ठीक है, उसके अंतर्गत और क्षेत्र।
इसी प्रकार भंज सीमा पर भी ययाति के शासन आप देखते हैं। भंज सीमा, भौमकरों के क्षेत्र जो थे, भंज सीमा, ये सब ना उड़ीसा के अंतर्गत आ रहा है। तो इतना ज्यादा आपको सोचना नहीं कि कहाँ है सर, कहाँ है, सब उड़ीसा है। उड्र मतलब प्राचीन नाम ही बोलते उड़ीसा का, तो पहले ही बता दिया। तो उसके मतलब कलिंग की राजधानी बोल रहे थे, अब राजधानी है तो उसके दक्षिणी हिस्से में कर लिया, भंज सीमा पर भी कर लिया, सब उड़ीसा चल रहा है। भौमकर मतलब एक वंश होता था उड़ीसा का, उस पर आक्रमण करके ये सब क्षेत्र को अपने अंदर लिया है। ठीक है, कौन? शिवगुप्त प्रथम ययाति। ययाति के राज्य सीमा के अंतर्गत संपूर्ण उड़ीसा आ गया। देखो अब कंप्लीट उड़ीसा कवर हो गया, बोला था ना। उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से से शुरू हुआ, अब पूर्वी मतलब हिस्से में भी विस्तार होते, पूरा का पूरा उड़ीसा आ गया। शिवगुप्त प्रथम ययाति के समय पूरा उड़ीसा कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। इंपॉर्टेंट, करेक्ट। चलो अगला पॉइंट। अच्छा चलो थोड़ा सा आपसे फीडबैक ले लेते हैं। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, मतलब 50% दिमाग में घुस रहा है कि नहीं बताओ। अगर मैं स्लाइड बंद करके कुछ भी पूछूं थोड़ा बहुत तो वो ध्यान में रहेगा? इतना इतना पढ़ पा रहे हो, याद करने में इतने सक्षम हो? कमेंट करें, कमेंट देख रहा हूं मैं, कमेंट करें आप। तो एक चीज देखो, अगर यहां पर ऊपर शासक के नाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप सीक्वेंस से ही चलना मान के चलो। ठीक है, अब देखो महाशिवगुप्त तो आ गए क्योंकि इनका नाम करेक्ट करना था। शिवगुप्त के बाद अब महाभावगुप्त आ जाएंगे जो होंगे द्वितीय भीमरथ। ठीक है, 55 से 75। अभी तो फिलहाल सीक्वेंस से ही चल रहा है ना सब, अभी पूरा सीक्वेंस से चल रहा है। बिल्कुल रिवीजन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बार बार का रिवीजन लगेगा, लेकिन अभी जो चीजें बताई जा रही है वो थोड़े दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है। ये देखो बाकी लोग इतना आलस करते कमेंट करने में, जब पूछा जाए कमेंट करिए तो करते भी नहीं है। भैया आपको देख नहीं पाता, कम से कम कमेंट के माध्यम से देख लेता हूँ, तो कमेंट करें जब भी बोलता हूँ। बार बार आपको एकदम से फोर्स करना पड़ता है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना भाई, बीच बीच में सुन रहे नहीं सुन रहे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मंच के पढ़ने में ना बहुत हालत खराब हो जाती है। राम कुमार बिहार की बुक उठा के देख लेना और इसे पढ़ने की कोशिश करना, तो उसमें और बहुत सारा चीज़ दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारा थ्योरी दिया है। सेलेक्टेड आपको पढ़ा रहे हैं जितना ज़रूरी हो सकता है। शैव धर्म ज़्यादातर मैंने बोला इस वंश के शासक शैव धर्म अपनाएंगे। ठीक है, अभी इनको एक तरीके से विभूषित किया गया, मतलब उपाधि तो नहीं बोलेंगे, इनको पृथ्वी का भूषण कहा जाता था। जो भवगुप्त द्वितीय जिनको भीमरथ कह रहे हैं ना, भीमरथ पृथ्वी का भूषण कहते हैं। कैसे याद करोगे? देखो जो भीमरथ है, भीमरथ द्वितीय कौन? भवगुप्त द्वितीय भीमरथ। भीम मतलब आप जानते हैं महाभारत, भीम। ठीक, बहुत शक्ति थी उनके पास, इतनी शक्ति थी कि पूरे पृथ्वी की चीजों को वश में कर सकते थे अपने बल के माध्यम से। मैं एक तरीका बता रहा हूं, तो भीम से ध्यान रखना, पूरे पृथ्वी को वश में कर सकते थे अपने ताकत के बल पे। ताकत और बल एक ही चीज होता है, ठीक है, अपने बल पर ऐसा। तो पृथ्वी का भूषण कौन? भीम, भीमरथ, ऐसा याद रख लेना। भीम से पूरा पृथ्वी अपने बल पर कंट्रोल कर सकते हैं। भीम जो है ताकत बहुत, तो भीम है तो उनको पृथ्वी का भूषण बोल दिया। भीषण ही माफ करो यार, पृथ्वी का भूषण बोल दिया। ठीक है, और कली का कल्प वृक्ष भी कहा गया साथ साथ भीमरथ को। कलचुरी शासक लक्ष्मण देव द्वितीय के नेतृत्व में, अब देखो यहां पर आ गए कलचुरी शासक लक्ष्मण देव द्वितीय, उनके नेतृत्व में ना कौशल और ओड्र पर आक्रमण करके वहां के शासक को पराजित किया। सर लेकिन इसके पहले तो आपने देखा कि ओड्र जो है वो आ चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओड्र वाले क्षेत्र में हो सकता है कुछ और वंश चल रहा होगा जो पूरी तरीके से समाप्त ना हुआ हो। वैसे कौशल वाले क्षेत्र में कौशल लिखा है, तो ये कलचुरी शासक के साथ मिलकर अभियान कर रहा है भीमरथ और इन क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है। करेक्ट, कलचुरियों के साथ मिलकर कर रहा है। इसके पहले कलचुरियों ने ही आक्रमण किया, उससे क्षेत्र लिया गया इसके पहले शासकों के द्वारा, लेकिन अब ये मिलकर कर रहे हैं कौशल और ओड्र पर आक्रमण। राज्य में एक मांडलिक राणा श्रीपूज्य ने, ठीक है, एक मांडलिक, मंडल का प्रमुख मांडलिक राणा श्रीपूज्य ने वामंडा पाही शिविर से गिडांडा मंडल में स्थित लोहीसरा नामक ग्राम जनार्दन ब्राह्मण को दान दिया। तो मेन ये क्या है, ये ग्राम जिसको दान में दिया जाता है, जिस ब्राह्मण को, जिस ग्राम को दान में दिया जाता है और जिस ब्राह्मण को दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर किसके किसके अंतर्गत आ रहे हैं वो थोड़ा सा एकदम डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, तो उतना मत करिएगा। मठर वंशीय राणा पूज्य जो है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो मांडलिक है, 15 ग्रामों का मांडलिक था वो, 15 ग्रामों का मांडलिक। ठीक है, 15 ग्रामों का मांडलिक और साथ साथ पंच महाशब्द भी प्राप्त किया हुआ था।
पंच महाशब्द मतलब 5 बड़ी बड़ी उपाधियों का समूह, उसको पंच महाशब्द बोलते हैं। तो वो भी धारण किया हुआ था। ये कौन 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 कौन? राणा क्षितिपुंज, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब भीमरथ के 3 पुत्र हमने वो फ्लो चार्ट में भी देखे थे, एक धर्मरथ, एक नहुष और तीसरा इंद्ररथ। ये इंद्ररथ ही रहेगा, लेकिन इनके बाद महाभावगुप्त का, ये धर्मरथ का नाम हो जाएगा महाशिवगुप्त और इनका महाभावगुप्त, क्लियर। लेकिन आपको धर्मरथ और नहुष के नाम से ही ध्यान रखना है। तो अगले यही होने वाले, अगले जो है आप देखेंगे अब महाशिवगुप्त धर्मरथ। भावगुप्त क्यों आ गया फिर से यार, ये गड़बड़ है ना, ये महाशिवगुप्त होंगे फिर, ठीक है ना। यहाँ पर हेडिंग में सुधरवा के दूंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ पर ये फिर शिवगुप्त ही होंगे। धर्मरथ का नाम एक बार फिर से हम देख ही लेते हैं, एक बार कंफ्यूजन से बचने के लिए, लेकिन वही होंगे डेफिनेटली। हाँ करेक्ट, वो बारह भाव भाव लिखा गया है, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया है। तो बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर है, इसी कारण आप कंफ्यूज मत होना। ये शिवगुप्त से भाग की जगह द्वितीय धर्मरथ 75 से 95। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप नाम ध्यान रखना, द्वितीय परशुराम बोलते हैं इनको। द्वितीय परशुराम, परशुराम आप जानते हैं विष्णु भगवान के अवतार, ठीक। द्वितीय परशुराम की उपाधि दी गई धर्मरथ को, महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ को। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है। द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका बड़ा पुत्र धर्मरथ, जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठा, ठीक। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इसने भी धारण की। ये देखो दूसरे बार हम देख रहे हैं कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जन्मेजय के बाद। तो मैंने बोला अब इनका नाम भी जुड़ जाएगा त्रिकलिंगाधिपति में। राजमहल के नाम से भी जाना जाता था, राजमहल नहीं, राजमहल के नाम से भी इनको जाना जाता था। राजमुद्रा पर कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन मिलता है, ठीक है। कमल पर बैठी लक्ष्मी माता का अंकन मिलता है। छोटे भाई इंद्ररथ को कलिंग का गवर्नर बनाया था इसने। इनका जो छोटा भाई था, ये बड़े भाई है, बीच में एक मंझला भाई और आएगा। सबसे छोटे भाई जो इंद्ररथ है ना, कलिंग का गवर्नर बनाया था उसको, लेकिन उसको तो पूरा साम्राज्य चाहिए था, देखेंगे बाद में। इंद्ररथ के नेतृत्व में गौड़ क्षेत्र मतलब उस समय बंगाल में हुआ करता था, वर्तमान का बंगाल क्षेत्र, उस समय गौड़ क्षेत्र, और आंध्र पर आक्रमण किया गया। इनके द्वारा छोटे भाई के नेतृत्व में, ठीक है, गौड़ क्षेत्र और आंध्र क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, करेक्ट। अगला महाभावगुप्त, अब करेक्ट है, शिवगुप्त के बाद भावगुप्त, ठीक है। आएंगे नहुष, बीच वाले भाई, 95 से 1010। धर्मरथ का भाई, ये बोल सकते हैं कि तीनों भाइयों में मंझला भाई, ठीक है। महाभावगुप्त तृतीय नहुष की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। उपाधि ये है, नहुष नहीं, नहुष नाम है, ठीक। उसका छोटा भाई इंद्ररथ स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था और उसने नहुष को राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। इस तरीके से ना इनका समय जो है संघर्ष वाला चला। नहुष का जो समय है ना, संघर्ष वाला कह सकते हैं, संघर्ष वाला। क्यों? छोटे भाई से ही संघर्ष हो रहा है, क्योंकि छोटा भाई इसको नहीं चाह रहा था गद्दी पर बैठे। बड़ा भाई ठीक है, जहां मझोले भाई और छोटे भाई की बात होती फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मझले और छोटे भाई। तो वही हो रहा है इधर, संघर्ष भरा रहा, अस्वीकार कर दिया। भाइयों के बीच जो ये अनबन रही ना, सोमवंश को कमजोर करने वाला सिद्ध हुआ। अब यहाँ से कमजोर मतलब होना शुरू हो रहा है ये वंश जो है। इंद्ररथ ने ओड्र प्रदेश पर अधिकार अपना कर लिया। ओड्र प्रदेश, अब ये पूरा मतलब जैसे देखो, अगर आप ओड्र सर्च करने जाओगे तो उड़ीसा ही बताएगा प्राचीन नाम, लेकिन ये अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र बोल रहे हैं उड़ीसा के, ठीक है ना, उड़ीसा के छोटे छोटे क्षेत्र बोल रहे हैं। तो ओड्र वाले हिस्से में ना उड़ीसा के इंद्ररथ ने कब्जा कर लिया, ठीक। अच्छा, युक्त जी को 30% समझ में आ रहा है, कैसे डिसाइड किया युक्त जी 30%? चलिए खैर, जैसा भी, कुछ कुछ तो दिमाग में जाना चाहिए, वह फैक्ट है, एकदम से जाएगा नहीं। अगले इंद्ररथ के बारे में देख लीजिए अब। नहुष के पश्चात उसका भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन इनको उपाधि वगैरह नहीं मिली। माता का नाम ध्यान रख लीजिए, इनकी माता का नाम दुर्गा था। कलिंग का गवर्नर था, तो आपने पहले ही देखा, भाई के बड़े भाई के द्वारा बनाया गया था। अपने ही वंश के अभिमन्यु से, देखो अब ये अभिमन्यु कौन है भाई? वो जो पुत्र हुए थे ना, भवगुप्त प्रथम जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, तो दूसरे तरफ पुत्र आपने देखा था एक, ठीक है, उसके पुत्र का पुत्र है अभिमन्यु। वो फ्लो चार्ट में देख लेना। अब फ्लो चार्ट की मतलब फ्लो चार्ट में देखें तो दूसरे तरफ की जो शाखा चल रही है इसी वंश के है, तो उसी से संघर्ष हुआ इंद्ररथ का, ठीक। ययाति नगर पर परमार राजा भोज, ये राजा भोज किधर आप देखते हैं, परमार वंश, मध्य प्रदेश भोपाल वाले हिस्से में, ठीक है। और चोल शासक आप दक्षिण भारत में देखते हैं, राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से, ठीक है, आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण का सामना ना कर पाया, मतलब पराजय हो गया इसका,
और इंद्ररथ साथ में मृत्यु भी हो जाती है साथ में इनकी। ठीक है, अभी देखो क्या बोला जाता है कि दो फैक्ट अलग अलग मिल रहे हैं, अलग अलग बोल सकते हैं। कुछ विद्वान कह रहे हैं ना कि अपने ही वंश के अभिमन्यु से संघर्ष करते हुए मृत्यु हो जाती है, जबकि उसी बुक में ही रामकुमार बेहर जी की बुक में अगली लाइन मिलती है कि परमार राजा भोज और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने जब इस पर आक्रमण किया तो उसका सामना नहीं कर पाया और फिर मृत्यु हुई। तो दोनों फैक्ट बता दिए हैं, अपने भाई से लड़ते हो सकता है राजेंद्र प्रथम, परमार राजा और अभिमन्यु तीनों मिलकर आक्रमण कर रहे हो और मृत्यु हो जाती है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब हर तरफ से इस पर आक्रमण हुआ, मृत्यु हो गई, सामना नहीं कर पाया। कलचुरी, भोज, परमार, चोल राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, ओड्र के विजय अभिलेखों में ये इसका नाम मिलता है, इंद्ररथ का नाम मिलता है। तो इन सभी राजाओं के अभिलेखों में इसकी जानकारी मिल रही है। अब लोग हार मान चुके हैं, हार मान के छोड़ के जा रहे हैं धीरे धीरे लाइव क्लास को। देखिए मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा आज, बस थोड़ा सा 2 स्लाइड और बचा है, 1.5 स्लाइड बचा बोल सकते हो। आइए कदम करते हैं। अब देखो ये इधर वाली ब्रांच मेन चली, राइट साइड वाली जो ब्रांच है अब उसकी भले शुरुआत होगी लेकिन ज्यादातर आप नहीं देखोगे नाम। महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति 1022 से 1040। ठीक है, उसी के बाद से ये दूसरे तरफ की ब्रांच शुरू हो गई क्योंकि अभिमन्यु की ब्रांच आई। ये जो अभिमन्यु देखा दूसरी तरफ की ब्रांच, वहां वाली ब्रांच आ गई। अब तो उधर तरफ के शासक है, अभिमन्यु का पुत्र है ये, इसने आक्रमण किया इंद्ररथ पे और हरा दिया, तो फिर इसके पास आ जाएगा। 18 वर्षों तक शासन किया और क्षीण हो रहे साम्राज्य का वैभव फिर से कुछ हद तक प्राप्त किया। ठीक है, अलग अलग आक्रमण हो रहे थे, साम्राज्य छीना जा रहा था, थोड़ा सा वैभव को फिर से प्राप्त कर लिया। अगले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी 1040 से 65। माता का नाम ध्यान रखना कोलावती। कोसल और उत्कल दोनों भागों पर शासन किया। अपने भाई अभिमन्यु द्वितीय को बोल रहे हैं, एक भाई का नाम, और कोसल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, एकमात्र शासक जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अभी तक शैव धर्म देख रहे थे आप, जैन धर्म का संरक्षण प्रदान करने वाले एकमात्र शासक इस वंश के उद्योत केसरी। ठीक, खंडगिरी पर्वत, एक पर्वत वहां पर आप नाम ध्यान रखो, खंडगिरी पर्वत। नवमणि गुफा के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि उद्योत केसरी के शासन के 18वें वर्ष में शुभचंद्र नाम का एक तीर्थयात्री जो प्रसिद्ध आचार्य कुलचंद्र का शिष्य था वह खंडगिरी आया था। तो जैसे हमने कुछ प्रसिद्ध यात्रियों को देखा है कि वो यहाँ यात्रा किए थे, खासकर चीनी यात्री का नाम हमको हमेशा ध्यान में रखता है, लेकिन इस तरीके से किसी भी विद्वान या यात्री का नाम आप भी ध्यान में रख सकते हो कि कहाँ की यात्रा किए थे। तो इस तरीके से फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिएगा। मैंने बोला ना ये हम अभी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस वंश के बारे में, इसके पहले बहुत ही कम जानकारी के साथ पढ़ते थे, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लेगा। रामकुमार बेहर जी की बुक में दिया है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। कर्ण केसरी अंतिम शासक, बस खत्म होने वाला है, सब्र का बांध टूट चुका है, बस थोड़ा सा। चोड़गंग ने, अब देखो इसको समाप्त कर देंगे प्रॉपर। उड़ीसा में अब जाएंगे चोड़ वंश, गंग वंश, मतलब चोड़ वंश नहीं गंग वंश। तो उसके राजा है चोड़गंग, उसके राजा चोड़गंग, गंग वंश आएंगे अब उड़ीसा में। ठीक है, तो गंग वंश के चोड़गंग और उत्कल और कोसल क्षेत्र से कलचुरी शासक जाजालदेव मिलकर निपटा देंगे इस पूरे हिस्से से सोमवंशियों को। ठीक, अब आप देखेंगे गंग वंश और कलचुरियों में आपस में लड़ाई झगड़ा चलेगा आगे जाके, ऐसा आप देखेंगे कलचुरी जब पढ़ेंगे, बात समझ आई है। तो इस तरीके से पूरा क्या होता है ना, लिंक होता है सब कुछ। तो ये था दोस्तों सोमवंश कलिंग के, और इस तरीके से प्राचीन इतिहास हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। जितना भी प्राचीन इतिहास का आपने पूरा वंश वगैरह देखा, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, आज ही आपको टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।